हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप लोगों का इंग्लिश सूत्रा में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। उससे पहले मैंने मिले जुले क्वेश्चन करवाए थे परसों जब मैंने करवाए थे, कल किसी कारणवश नहीं करवा पाई। और आप लोगों को बिल्कुल रीसेंट जो पेपर है 2016 का वो मैं कल करवाऊँगी। आज मैं इससे पहला वाला पेपर जो है वो करवा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने उसके लिए हैं और कल मैं आप लोगों को 2016 का पेपर जो 19 में हुआ था विद एक्सप्लेनेशन वो करवाऊंगी। लेकिन पूरा 2016 का पेपर नहीं, उसके साथ कुछ नए और कुछ 2016 के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगी। तो आज एक प्रीवियस ईयर देख लीजिए, पता नहीं चलता कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो कब आ जाती है। इट्स बेटर टू लुक अहेड एंड प्रिपेयर देन टू लुक बैक एंड रिग्रेट। ये सही बिल्कुल बात है। इट्स बेटर टू लुक अहेड कि आगे देखें और अपने आप को प्रिपेयर करें, बजाय इसके कि पीछे मुड़कर जो चीज़ गलतियां हो गई हैं उस पर रोते रहें। अरे बड़ा मुश्किल है वैसे ये चीज़ करनी, लेकिन बात यही है कि करना पड़ता है, नहीं तो पीछे में रोते ही रहेंगे पिछली गलतियों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम जो है वो मानी जाती है उनकी ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। देखिए, वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने लगा दी वो एक पोएम जो अगर वो एक एक्चुअली वो लिखने तो एक बहुत बड़ा एपिक चाहते थे, लेकिन वो कभी पूरा हो ही नहीं पाया। और एक्लूज अब उसका पार्ट था, प्रिल्यूड एंड एक्सकर्शन जो है वो उसका पार्ट थे। प्रिल्यूड जब उन्होंने लिखी थी उन्होंने नाम नहीं दिया था इसे प्रिल्यूड, वो पोएम टू कॉलरिज उन्होंने नाम दिया था। ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसमें उन्होंने इसे कहना चाहिए कि भाई उनके बचपन से लेकर उनके एडल्टहुड तक की कहानी इस वर्क में समाई हुई है। तो ये है विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, दैट इज द प्रिल्यूड। और प्रिल्यूड को ही कहा जाता है द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ये प्रिल्यूड जो है वो उन्हीं के द्वारा दी गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which poem does Wordsworth write? Come forth into the light of things, let nature be your teacher. कुछ questions जो होते हैं ना वो इतने ज़्यादा oft repeated questions होते हैं, जैसे ये question है Come forth into the light of things, let nature be your teacher। ये वर्ड्सवर्थ ने अपनी poem The Tables Turned में कहा है, जो अपने friend को persuade कर रहे हैं कि books को छोड़ो और तुम जो है नेचर को अपनी टीचर जो है वो बना लो। The Tables Turned में उन्होंने कहा है। Now the next question is a hymn is। ये हिम क्या होती है? हिम जो होता है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अ पोएम ऑफ जॉय, अ पोएम ऑफ लेमेंट, अ पोएम ऑफ प्रेज, अ चर्च सॉन्ग। अभी जो नीचे के दो ऑप्शंस है पोएम ऑफ प्रेज एंड चर्च सॉन्ग, इनमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई भजन है तो शायद चर्च सॉन्ग होगा, लेकिन हिम का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा सॉन्ग जो कि प्रेज में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज हिम। Now the next question is what according to P.B. Shelley is intellectual beauty? P.B. Shelley के अनुसार intellectual beauty क्या है? The human mind dreaming, reason pushing away emotions, the human mind at work, the human mind solving political problems। तो Shelley के अनुसार intellectual beauty है कि इंसान का दिमाग हर समय काम करता रहे, the human mind at work, that is known as वो जो है आपका है उस इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। कौन से प्रोफेशन के लिए कीट्स के पास लाइसेंस था बट ही नेवर प्रैक्टिस। देखिए, जॉन कीट्स जो हैं वो बिलोंग करते थे एक बहुत ही गरीब परिवार को, वो बिलोंग करते थे, उनके फादर एक स्टेबल कीपर थे, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, पूरे परिवार को टीबी की प्रॉब्लम थी और जॉन कीट्स ने अपोथेकेरी की डिग्री ली थी बट ही नेवर, मगर उन्होंने कुछ समय के बाद उसको वो इंटर्नशिप करी मगर उन्होंने इस पे प्रैक्टिस नहीं करी, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का उनको तमगा दिया गया कि कॉकनी स्कूल भाई ये जो है एक कम पढ़े लिखे वर्ग से आने वाले कॉकनी स्कूल ऑफ, और ये जो ब्लैकवुड मैगजीन ने इन पर अटैक करा तो इनकी जो पोएम थी एंडीमियन पे बहुत ज़्यादा अटैक किया गया। तो इनके पास डिग्री थी एपोथेकेरी की बट ही नेवर प्रैक्टिस्ड। तो एपोथेकेरी या इसे कहा जाता है फार्मासिस्ट। तो देखिए एपोथेकेरी या फार्मासिस्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स ने इनमें से कौन सी बुक को ट्रांसलेट करा है? तो इसमें इन्होंने जो ट्रांसलेट करा है वो इन्होंने ट्रांसलेट करा है एनियड को, जिसकी 12 बुक्स हैं। इस एपिक को इन्होंने ट्रांसलेट करा है एनियड को। व्हाट कॉज जॉन कीट्स डेथ, जॉन कीट्स की डेथ किस वजह से हुई? कीट्स की मृत्यु हुई टीबी की वजह से, कंजम्पशन की वजह से या टीबी की वजह से उनकी मृत्यु हुई जॉन कीट्स की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज, किसने वेस्टलैंड को, वेस्टलैंड जो कि मॉडर्न एज का एक मॉडर्न एज का आगाज जिसे कहा जाता है, टी.एस. इलियट की जो ये बुक है, तो वेस्टलैंड, टी.एस. इलियट जो कि मॉडर्न एज के को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी वेस्टलैंड जो बुक है उसे द वेस्टलैंड म्यूजिक ऑफ आइडिया किसने कहा है? ये कहा है आई.ए. रिचर्ड्स ने। आई.ए. रिचर्ड्स ने वेस्टलैंड को कहा है द म्यूजिक, वेस्टलैंड इज अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। नाउ व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन, किस मीटर में सोनेट को लिखा जाता है? सोनेट लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर मतलब हो गया, पेंटामीटर मीन्स 10 सिलेबल्स एंड आयम्बिक का मतलब होता है 1 अनस्ट्रेस्ड एंड 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल को बोला जाता है आयम्बिक। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम जो टर्म है वो किसने इन्वेंट करा है? वो करा है हॉपकिंस ने। दैट इज वॉज इन्वेंटेड बाय हॉपकिंस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलोग, कौन से शेक्सपियर के प्ले में एपिलोग है? एपिलोग का मतलब होता है जिसमें जो कलाकार होता है वो लास्ट में ऑडियंस को संबोधित करके कोई बात कहता है, उसे एपिलोग कहा जाता है। तो उसका आंसर है द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में जो एपिलोग बोला गया है वो प्रॉस्पिरो के द्वारा बोला जाता है। प्रोलोग होता है जो शुरू में बोला जाता है, एपिलोग जो बाद में बोला जाता है। Oedipus complex is, what is the meaning of Oedipus complex? A kind of physical ailment, a father's attraction towards his daughter, a brother's attraction towards his sister, a son's attraction towards his mother. Oedipus complex जो है वो पाया जाता है कि जब एक बेटा अपनी माँ की तरफ बहुत ही अननेचुरली अट्रैक्ट होता है, सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, तो दैट इज नोन एज Oedipus complex। एंड शेक्सपियर के हैमलेट में Oedipus complex देखने को मिलता है। Who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain? किसने कहा है शैले को एक खूबसूरत मगर एक इनफेक्चुअल एंजल जो कि अपने पंख यूं ही फड़फड़ा रहा है? तो ये कहा है किसने? ये कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। ये टर्म जो है वो, ये जो कोटेशन है ये मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा कही गई है। Who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? किसने कहा है शेक्सपियर के केवल हीरोइंस थी, हीरोज नहीं थे? ये कहा है रस्किन ने। दिस इज सेड बाय रस्किन इन लिलीज एंड सेस्मेज में ये कहा गया है। The lines, there is a special providence in the fall of a sparrow occurs in। सबसे पहले मैं आपको एक ये बताऊं कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली बाइबल की लाइन्स हैं। शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया है वो इसके ग्रह नक्षत्रों के बारे में और इसके बारे में बताया गया है। हालांकि कुछ और प्लेस में भी बताया गया, जैसे ऑथलो में बताया गया है, लेकिन इसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में काफ़ी कुछ बताया, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित चीज़ों के बारे में बताया गया है। और देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, ये लाइन्स बाइबल की हैं और ये ली गई हैं हैमलेट से। The rarer action is in virtue than in vengeance. This line occurs in Shakespeare's. This line occurs in Shakespeare's. ये लाइन आती है शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से, ये लाइन ली गई है। This line has been taken from the Tempest. टेम्पेस्ट से ये लाइन ली गई है। Now the next question is, who said Keats was a Greek? कीट्स कभी ने ग्रीक लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, मगर कीट्स जो है स्पिरिट में हेलेनिस्टिक स्पिरिट जो है वो रखे करते थे। और कीट्स ने, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक, कीट्स को ग्रीक की उपाधि से नवाजने वाले हैं शैले। शैले ने कहा है कीट्स वाज अ ग्रीक।
विच स्टेंजा फॉर्म डिड शेले यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड? शेले ने कौन सी पोएम ओड टू द वेस्ट विंड में कौन सी स्टेंजा फॉर्म यूज़ करी है? तो उन्होंने यूज़ करी है टर्जा रिमा। टर्जा रिमा उन्होंने यूज़ करी है अपने स्टेंजा फॉर्म शेले ने अपनी पोएम ओड टू द वेस्ट विंड में। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोइट्री इज, कीट्स की जो नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्या? कीट्स की जो नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेंसुअसनेस, सेंसुअलिटी नहीं, ये देखिए ये दो वर्ड्स भी जो है कंफ्यूज करते हैं, दैट इज सेंसुअसनेस। सेंसुअसनेस है कीट्स की क्वालिटी। Which Augustan writer's epitaph read? One who strove with all his might to champion liberty, कि ये किसके बारे में कहा गया है? One who strove with all his might to champion liberty, ये किसके बारे में कहा गया? ये कहा गया है जोनाथन स्विफ्ट के बारे में। जोनाथन स्विफ्ट जो कि अपने बाइटिंग सटायर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, जिन्होंने अ टेल ऑफ टब और गुलिवर्स ट्रैवल ये वो रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। इसके अलावा उनकी बहुत ही फेमस रचना है बैटल ऑफ बुक्स, जिसमें उन्होंने एंशिएंट्स एंड क्लासिक्स और मॉडर्न्स के बीच में जो है बारे में जो द्वंद्व है वो बताया है। तो जोनाथन स्विफ्ट जो है ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज बाइटिंग सेटायर्स। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज बाय, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेटाफिजिकल, जॉन मिल्टन के समय पे 3 तरीके के पोएट्स थे, स्पेंसेरियन, कैवेलियर्स एंड मेटाफिजिकल पोएट्स। तो जो कैवेलियर पोएट्स थे, जो चार्ल्स फर्स्ट के दरबारी कवि थे, उनके लिए लिखा करते थे। मेटाफिजिकल पोएट्स जो थे तो कार्पे डाइम फिलॉसफी को माना करते थे। ये कार्पे डाइम वर्ड आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कार्पे डाइम वर्ड जो कि शेक्सपियर ने अपने 12th नाइट में यूज़ करा है। कार्पे डाइम फिलॉसफी सीज द डे, और कार्पे डाइम फिलॉसफी को ही मानने वाले थे मेटाफिजिकल पोएट्स। ये जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, इन्होंने ये जो वर्ड है कि मेटाफिजिकल डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये वर्ड मेटाफिजिकल सबसे पहले किसने यूज़ करा? तो इसमें भी ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर जॉनसन ने किया है कि ड्राइडन ने यूज़ करा है। देखिए ये जो वर्ड है ये सबसे पहले जो यूज़ करा है, डोंट गेट कंफ्यूज, इसे सबसे पहले यूज़ करा था जॉन ड्राइडन ने। उसके बाद इन्होंने यूज़ किया था डॉक्टर जॉनसन ने, और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी में यूज़ करा है टी.एस. इलियट ने। Anagnorisis is a term used by Aristotle for describing, ये देखिए ये anagnorisis है। Anagnorisis क्या होता है टर्म? The moment of discovery by the protagonist, the reversal of fortune, the happy resolution, ये डिनूमे है, the convergence of the main plot and the subplot, the reversal of fortune, that is peripecia, the moment of discovery, that is anagnorisis. The moment of discovery is known as anagnorisis. The praise of chimney sweepers is, the praise of chimney sweepers क्या है? Praise of chimney sweepers क्या है? This is an essay by Charles Lamb. चार्ल्स लैम्ब जो कि प्रिंस अमंग इंग्लिश एसेइस्ट कहे जाते हैं, तो एसे बाय चार्ल्स लैम्ब है। उसके बाद आपके आते हैं 24 पे, Who among the following made the statement poetry is a criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty? अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म में जो पोइट्री के क्रिटिसिज्म को किया है वो किसने करा है? दैट इज बीन डन बाय मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड जो कि विक्टोरियन एज के पोएट थे, ही वाज कॉल्ड द मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट, जिन्होंने पोएम लिखी है डवर बीच। डवर बीच में जो उन्होंने थीम रखी है वो थीम रखी है लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। इसके अलावा मैथ्यू आर्नल्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में ही पढ़ाई करी और ऑक्सफोर्ड में ही वो टीचर जो है वो बन के गए। ही वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने लेक्चर जो है वो दिया किसमें? इंग्लिश में लेक्चर दिया इंस्टेड ऑफ लैटिन। ये मैं आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताती रहती हूँ। हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर कौन है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर विक्टोरियन एज के राइटर जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो माने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग को फेमस बनाया है।
व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट जो कि शेक्सपियर की एक बहुत ही जॉयस कॉमेडी है, उसका टाइटल क्या है? ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल, और व्हाट यू विल, दैट इज और व्हाट यू विल। टेनिसन सक्सीडेड whom एज पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड? टेनिसन ने किसके बाद टेनिसन जो है वो पोएट लॉरिएट बने थे? तो पोएट लॉरिएट टेनिसन बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद। आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ वो राइटर थे जिन्होंने पोएट लॉरिएट होने पर एक भी जो है वो पोएम कंपोज नहीं करी थी। कीट्स एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू? कीट्स की एंडीमियन जिसे कहा जाता है, कीट्स ने खुद ही कहा है फीवरिश अटेम्प्ट, कीट्स की एंडीमियन जिसके लिए कीट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैकवुड मैगजीन ने भी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा था। कीट्स की एंडीमियन जो है वो उन्होंने डेडिकेट करी है टॉमस चैटरटन को। चैटरटन को यही चैटरटन, यही वो पोएट है जो दो पोएट्स का वर्णन हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की द लीच गैदरर पोएम में भी हमें देखने को मिलता है। टॉमस चैटरटन वो व्यक्ति थे, टॉमस चैटरटन और रॉबर्ट बर्न्स का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ही वॉज अ यंग बॉय, यंग पोएट हु कमिटेड सुसाइड, टॉमस चैटरटन। तो कीट्स ने अपनी ये पोएम जो है वो चैटरटन को डेडिकेट करी है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज Which of the following poets does not belong to the Lake School? ये जो लेक स्कूल है ये कहीं से कहीं तक भी कोई एक बहुत अच्छा टाइटल नहीं था। ये टाइटल जो दिया गया था ये कॉलरिज, साउदे और विलियम वर्ड्सवर्थ को दिया गया था फ्रांसिस जेफरी के द्वारा। और ये जो है ये इसमें कौन नहीं है? कॉलरिज, साउदे और वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स नहीं है। तो कीट्स डजंट बिलोंग टू लेक स्कूल ऑफ पोइट्री। टेनिसन्स पोएम इन मेमोरियम वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ? टेनिसन ने जो ये पोएम लिखी है ये किसकी मेमोरी में लिखी है? ये लिखी है उन्होंने हॉलम, अपने दोस्त, अपने परम प्रिय दोस्त हॉलम की मेमोरी में लिखी है। और ये इन मेमोरियम जो है वो इतनी मतलब एक ऐसी कंफर्ट सॉलेस प्रदान करने वाली पोएम थी कि क्वीन विक्टोरिया फेल इन लव विद दिस पोएम। फॉर विच न्यूज़पेपर चार्ल्स डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स? कौन से न्यूज़पेपर के लिए चार्ल्स डिकेंस पार्लियामेंट्री डिबेट्स लिखा करते थे? दैट इज मिरर ऑफ पार्लियामेंट। विच वॉज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवल? चार्ल्स डिकेंस जैसे विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट थे, चार्ल्स डिकेंस जिनको विक्टोरियन पब्लिक बहुत पसंद किया करती थी, क्योंकि जैसे टेनिसन ने अपने नॉवेल्स में टेनिसन ने अपने वर्क्स में विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के लिए टेनिसन जाने जाते हैं, ऐसे ही चार्ल्स डिकेंस ने विक्टोरियन समाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी अपने नॉवेल्स की रूपरेखा हम बनाई है। और उनका जो पहला नॉवल था वो था द पिकविक पेपर्स। द पिकविक पेपर्स जो है वो उनका पहला नॉवल था। डिकेंस के जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे वो मोस्टली फ्लैट कैरेक्टर्स हुआ करते थे। विच रेवोल्यूशन डोमिनेट्स अ टेल ऑफ टू सिटीज? टेल ऑफ टू सिटीज जो कि फ्रांस और लंदन है, और इसमें कौन सा रेवोल्यूशन है? दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन डोमिनेट करता है टेल ऑफ टू सिटीज को। A verse form using stanzas of 8 lines, each with 11 syllables is known as? 8 lines, 8 lines हैं, 11 syllables हैं, उसको क्या कहा जाता है? That is known as ओटावा रिमा। ऐसे स्टेंजा फॉर्म को कहा जाता है ओटावा रिमा। ओटावा रिमा मतलब 8 लाइन का स्टेंजा। Now the next question is Mary Shelley's father William Godwin, a famous मैरी शैले के फादर जिससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे शैले, पीबी शैले बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इवन क्वीन मैप जो है वो उन्होंने गॉडविन से प्रभावित होकर ही लिखी। गॉडविन थे क्या? गॉडविन जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस नाम की बुक लिखी है, फिजिशियन, स्पिरिचुअल लीडर, पोएट एंड सटायरिस्ट, ही वाज अ फिलोसोफर। वो एक फिलोसोफर थे। What is the name of Tess' illegitimate child in Hardy's novel? टेस ऑफ द डी अर्बरविले, अ प्योर वुमन। ये मतलब टेस की जो कहानी जो दिखाई है हार्डी ने, ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टोरी थी, जिसमें एक लड़की जिसको सिड्यूस करता है या उसका रेप करता है, एंड आउट ऑफ दैट रेप अ चाइल्ड वॉज बॉर्न टू दैट गर्ल, एंड
कैसे वो बच्चा जो है वो जन्म लेता है जिसका नाम वो रखती है सौरो, एंड शी अगेन व्हेन शी ट्राइज टू मूव फॉरवर्ड इन अ लाइफ, तो उसकी दोबारा से डेस्टिनी प्लेज अ विशियस रोल इन हर लाइफ, और कैसे उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला जाता है। ये कहानी, क्योंकि हार्डी का मानना था कि इमानेंट विल, कि होता हम कुछ भी कर ले, होता वही है जो उसने रच रखा है। तो यहाँ पर उसमें जो टेस है, टेस के जो बच्चे का नाम है दैट इज सौरो। टेस का हस्बैंड है एंजल क्लेयर, और उसके बच्चे का नाम था सौरो, जो कुछ ही समय बाद जिसकी मृत्यु हो जाती है। व्हाट मोटिवेट्स टेस टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट, ये टेस जो है डेस्टिनी प्लेज चांस प्लेज अ वाइटल रोल। हार्डी के नॉवेल्स में जो चांस है वो सबसे बड़ा जो विलेन होता है, वो डेस्टिनी जो है वो बन जाती है। और इसमें टेस अपनी शादी से पहले एंजल क्लेयर से पहले एक लेटर लिखती है। वो लेटर उसको देने के लिए जाती है, उसके रूम में लेके आती है, मगर वो लेटर कारपेट के नीचे चला जाता है, उसे कभी मिलता ही नहीं है। शादी के बाद एंजल अपने जो भी उसने पिछले अपनी लाइफ में जो भी पाप किए थे या जो कुछ भी किया था, वो जैसे ही टेस के सामने कन्फेस करता है, डेस्टिनी फिर वही काम करती है कि टेस भी उसको अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है, और वो उसे उसी समय छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर ये है दैट इज एंजल एडमिट्स हिज सिन टू टेस। एंजल जो है वो अपने सिन जो है वो एडमिट करता है। And now the next question is lyrical ballads comprises poems by Wordsworth and Coleridge. Lyrical ballad जो कि 1798 में इसका पहला एडिशन, 1802 में सेकेंड, 1800 में सेकेंड एंड 1802 में थर्ड आया था। ये लिरिकल बैलेड जब पहली बार पब्लिश हुआ था विदाउट एनी नेम जो है ये पब्लिश हुआ था, हालांकि ये लिखा गया है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के द्वारा। द टाउन मैंशनड इन द पोएम लेडी ऑफ शैलेट बाय टेनिसन। लेडी ऑफ शैलेट जो कि पोएम है टेनिसन की, जिसमें जो लेडी है वो एक वेब बुनती रहती है क्योंकि उस पर एक कर्स है, और वो जो है वो जो टाउन दिखाया उसमें वो दिखाया कैमेलेट, और वो शीशे से सब कुछ जो है वो देखती रहती है, दैट इज कैमेलेट। What by definition is serious, complete and of a significant magnitude? कौन सी चीज़ है ऐसी जो कि सीरियस होती है, कंप्लीट होती है और सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड होती है? दैट इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड होती है। द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट किसने लिखा है? ये लिखा है टी.एस. इलियट ने। The Shakespearean play termed as artistic failure by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने शेक्सपियर के प्ले हैमलेट को कहा है आर्टिस्टिक फेलियर, मकबेथ को कहा है आर्टिस्टिक सक्सेस, एंड अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है कोरियोलिनस को। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ना होने की वजह से इट्स एन आर्टिस्टिक फेलियर। ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कॉन्सेप्ट भी टी.एस. इलियट के द्वारा ही दिया गया है। द मिडिल नेम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, who won Pulitzer, who had more than 40 honorary degrees, who won Pulitzer 4 times, और इनको जो है इनका मिडिल नेम क्या था? इनका नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। तो पूरा नाम था इनका रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनकी जो पहली रचना थी दैट वाज अ बॉयज विल। ये अमेरिका से पहले इंग्लैंड और फिर उसके बाद सिविल वॉर के दौरान फिर दोबारा से अमेरिका चले गए थे। इनको सपोर्ट करने में भूमिका निभाई थी एजरा पाउंड ने। Which American president invited Robert Frost to recite at his inauguration? Robert Frost ने जो पोएम पढ़ी थी कैनेडी के लिए, and that was the gift outright, कैनेडी के लिए। According to Robert Frost, what is the right place for love? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस पोएम है बर्चेस, जिसमें उन्होंने बर्चेस जो कि ऐसे झुकी हुई हैं, उनको लगता है कि कोई बच्चा जो है वो बर्चेस पे झूल के गया है, जिस वजह से बर्चेस टेढ़ी हो गई हैं, और उसी में उन्होंने कहा है अर्थ इज द राइट प्लेस टू लव।
And now the next question is, the ship and Whitman's "Oh Captain, My Captain." America's representative poet was Walt Whitman, और उन्होंने सिविल वॉर के दौरान जब उन्होंने एक एक्सटेंडेड मेटाफर लेकर ये पोएम लिखी है "ओ कैप्टन माय कैप्टन", जिसमें जो शिप है वो सिंबल है किसका, अमेरिका का, कैप्टन जो है वो सिंबल है अब्राहम लिंकन के। तो ये है शिप इज़ द शिप इन वॉल्ट विटमैन्स कैप्टन माय कैप्टन रेफर्स टू डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, दैट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो है वो उन्होंने इसमें कहा है। वैसे अगर इसमें अमेरिका भी होता, अमेरिका में डेमोक्रेसी के लिए। Now the next question is, which famous novel of William Faulkner was published in 1929? The Sound and the Fury, विलियम फॉकनर का जो नॉवल 1929 में पब्लिश हुआ दैट वाज द साउंड एंड द फ्यूरी। और फॉकनर ने पल्प फिक्शन भी लिखे हैं, और बेसिकली ये जो नॉवल है इनका साउंड एंड द फ्यूरी, ये इनका काफ़ी जो है अच्छा माना जाने वाला नॉवल है। व्हेन डिड विलियम फॉकनर गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1949। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, whose death does when lilacs last in the dooryard bloomed commemorate? ये जो पोएम है वॉल्ट विटमैन की, when lilacs last in the dooryard bloom commemorate, ये ओ कैप्टन माय कैप्टन भी उन्हीं के लिए लिखी गई है, यानी कि अब्राहम लिंकन के लिए। when lilacs last ये भी उन्हीं के ऊपर लिखी हुई एक एलिजी है, दैट इज़ लिंकन, अब्राहम लिंकन पर लिखी हुई है। ये दोनों उन पे ही लिखी हुई एलिजीज हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंगवेज रोल इन वर्ल्ड वॉर वन? अर्नेस्ट हेमिंगवे वो अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू दोनों ही देखे हैं। उन्होंने जो है बहुत सारे अपने जो वर्क्स हैं उनमें उन्होंने वर्ल्ड वॉर से डिसइल्यूजनमेंट को बताया है। डिसइल्यूजनमेंट को उन्होंने बताया है वर्ल्ड वॉर वन के दौरान। जैसे अगर हम फॉर हुम द बेल टॉल्स, द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, इन सब में उन्होंने वर्ल्ड वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में बताया है। उनका जो वर्क है जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर मिला था, यानी कि द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसकी बहुत ही फेमस लाइन्स है, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कांट बी डिफीटेड, स्ट्रगल ऑफ मैन अगेंस्ट नेचर जो उन्होंने बताया। तो इन्होंने हेमिंगवे ने वर्ल्ड वॉर के दौरान उनका क्या काम था, उनकी हेमिंगवे ही सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम जो है वो किया है। तो देखिए अब ये भी 51 भी करा देती हूँ क्योंकि दिख रहा है ये क्वेश्चन। Which novel got Ernest Hemingway the Pulitzer Prize? That was The Old Man and the Sea, जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर और नोबल दोनों ही मिला है। It is the struggle of man against nature. So that's all for today. मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ।